नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की बड़ी हैरान कुन समाअत हुई। अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो अटारनी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने एक नोटिफिकेशन अदालत के सामने रखा। अब ये जो नाज़रीन नोटिफिकेशन है जिसके बाद आज की अदालती कार्रवाई को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया, उसका हम तमाम दोस्तों ने क्रक्स ये निकाला है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो प्रेमा फशाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर गए हैं। तो मैंने जो खुलासा निकाला है, जो मेरी अपनी इंटरप्रटेशन है, जो नोटिफिकेशन आज अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश किया, अब इस पर हसन अयूब साहब की राय भी लेंगे, असद साहब की राय भी लेंगे। तो सबसे पहले असद भाई आप ये बताएँ कि जो मैंने इंटरप्रटेशन निकाली है, जो एजे साहब ने नोटिफिकेशन पढ़ा, क्या आपकी भी वही असेसमेंट है, वही रीडिंग है आपकी भी? देखिए, सदर आरिफ अलवी ने जिस कानून पर दस्तखत किए हैं, ये असल में तो उन्होंने इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस पहले वो बताएं कि नोटिफिकेशन क्या पढ़ के बताया अदालत को अटॉर्नी जनरल ने? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी वो जो सदर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने अभी हमारे पास आया, उन्होंने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड असेसमेंट बिल था जिसके तहत 184(3) के तहत के फैसलों के अगेंस्ट अपील का राइट मिल गया है। तो इस पर मौजूद जस्टिस मेहता बंदयाल साहब बड़े हैरान है और उन्होंने वर्ड यूज़ किया उनका वेरी इंटरेस्टिंग, कि उनको भी यकीन नहीं आया कि हैं सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। मतलब वो थोड़ी देर के लिए मुझे तो लगा कि वो शायद पूछ भी लेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इससे पहले, दस्तखत करने से पहले कोई प्रेस क्लब में, तो वो उन्होंने एक हैंड कर दिया है उनके साथ। और मतलब वो अब मुझे मालूम नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आरिफ अलवी साहब को कन्विंस कैसे गवर्नमेंट ने किया। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने DGC मेजर जनरल फैसल नसीर को ही ना फाइल दे के भेज दिया हो कि आप जाके दस्तखत ले आए, तो सदर साहब ने क्या करंट ना लाना, मैं दस्तखत कर देना, तो यही ना हो गया तो मुझे पता नहीं। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने ये दस्तखत करके सबको सरप्राइज़ किया। मतलब मैं कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, हम खुद भी हैरान थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट ने कानून तो बना दिया था, कोई 10-12 दिन पहले बना के सदर साहब को भिजवा दिया था, उनके दस्तखत होने थे जी। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदर साहब इसको वापस भेज देंगे, वो 25 दिन का सेंड करके, और फिर दोबारा इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। वाकई हैरान कुन था। हसन अयूब साहब ये बताएं कि ये कानून है क्या, इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलेगा, और फिर इस नोटिफिकेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? सदर साहब ने कैसे दस्तखत कर दिया? इस किस्म के जो कवानीन सदर साहब को भेजे जा रहे हैं, सदर साहब को उन पे दस्तखत नहीं करते, और जब दस्तखत नहीं करते तो फिर ये तजिया निगार भी कहते हैं, फिर हुकूमत के लोग भी कहते हैं कि सदर साहब जो हैं अपना आइनी रोल नहीं बल्कि जो PTI के एक कारकुन का रोल होता है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो पहले तो इस कानून का बताएं और फिर इस नोटिफिकेशन कैसे जारी हुआ। क्या फैसल नसीर साहब गए थे दस्तखत कराने के लिए? आपके पास हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो? नहीं, मेरे पास इस मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैसल नसीर साहब के इससे मुतल्लिक़ जो है ना वो आपको शायद असद तूर बेहतर बता सकेंगे। आजकल तो अच्छा मतलब मजाक किया है लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि शौक उन्होंने लगाए हों फैसल नसीर साहब ने प्रेसिडेंट को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आज शौक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को लगा है कि जब देखा कि जी जो सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दी हैं और ये जो बिल है वो एक्ट बन गया है। और इसमें बुनियादी तौर पर क्या हुआ है कि एक तो जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसको एनलार्ज किया गया है, और एक ये है कि पहले जो रिव्यू का स्कोप जो है वो लिमिटेड था, उसको बढ़ा दिया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लार्जर बेंच हो गया। यानी अगर सपोजली 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो अब उसको कम से कम 4 या 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अगर 2 रुकनी बेंच का फैसला है तो उसको कम से कम 3 जजेस सुनेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर हुआ है। लेकिन इसके बाद जो केस था, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है इट वॉज शॉकिंग, तो फिर उनको केस जो है वो एडजर्न करना पड़ गया। और दूसरा, आज बैरिस्टर अली ज़फ़र भी सुप्रीम कोर्ट में दिखाई नहीं दिए, बल्कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो किधर हैं, तो ना वो थे ना बैरिस्टर गौहर थे। और मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर के सिर्फ एक असिस्टेंट जो हैं वो नोट्स जो है वो नोट करने के लिए। आपको क्या लगता है PTI की दिलचस्पी कम होगी इस केस के अंदर कि चलें अली ज़फ़र साहब तो जनरल जजमेंट पे थे, बाकी उनकी टीम क्यों नहीं बैठी थी? देखें, बड़ा अली बुखारी साहब आके बैठे होते हैं। ऑब्वियस है, अली बुखारी साहब के हवाले से तो कुछ और ही इतलात है, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, मेरे कुछ उनसे पर्सनल रिलेशन है, तो उनकी जो फैमिली है वो इट्स कुछ उनके लिए जो क्राइसिस चल रही हैं इस वक्त, गो कि वो नेफ्यू हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नय्यर बुखारी हैं उनके। बट इवन देन कमिंग बैक टू द मेन जो क्वेश्चन है कि अभी जो इंतखाबात के हवाले से जो मामला है, ये मामला अब
इस अदालत को भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इंतखाबात के अंदर, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से। तो पंजाब के हवाले से तो मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि पंजाब में सूबाई असम्बली के टिकट के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने अदायगियाँ की थी रकम की, वो जो है वो रकम वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और टिकट उन्होंने वापस कर दिए हैं। जब ये सूरत हाल चल रही है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आपने ये कह दिया था कि टिकट भी वापस कर दिए हैं और जो पैसे दिए थे उन टिकट्स के असूल के लिए बीच में जो दलाइल थे उनसे कमीशन भी वापस मांगा जा रहा है। रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं ना, मैंने यही बात की ना कि रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं टिकट वापस करते हुए। तो ये वही बात है कि जब आपने जो पैसे दिए हैं, भाई आपका टिकट नहीं चाहिए, साढ़े पैसे वापस करो। तो किससे पैसे, इमरान खान से मांग रहे हैं या जो जिन दलालों को दिए थे उनसे मांग रहे हैं? देखें, इसकी से मुतल्लिक एक फहरिस्त तैयार हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ सारी बात है, क्योंकि रिलेक्टेंट हैं जिन्होंने फहरिस्त तैयार की है, जो मेरे दोस्त ही हैं, तो वो पूरी फहरिस्त देंगे नहीं देंगे। लेकिन आपके इस यूट्यूब की जो है वसादत से मैं ये बात ज़रूर बताऊँगा कि चंद नाम और जो उन्होंने पैसे दिए हैं खुदा का नाम वो ज़रूर मंज़िल आराम पर मैं लेकर आऊँगा, मैं ट्वीट करूँगा। अच्छा। और वो आप भी पढ़िएगा इंशाल्लाह, और अथेंटिक खबर है ये। अच्छा। क्योंकि काम इतने दिनों से इसके ऊपर हो रहा है कि वो कोई भी चीज़ जो है ना वो लूज़ नहीं जाने जा रही। अच्छा। तो जिन्होंने पैसे दिए हैं, अब टिकट लोग वापस कर रहे हैं, पैसे वापस मांग रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब के इलेक्शन किसने लड़ने हैं? पीटीआई की तरफ से। पीटीआई का अब इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। अभी लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान की बड़ी पॉपुलैरिटी है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से वो किसी को भी टिकट दे दे तो इमरान खान का टिकट चलेगा। भाई तो पंजाब की सियासत जो है ना, पंजाब में जो सियासी ख़ानदानों की और धड़े की सियासत है, और पंजाब में जो NA की 52% सीट्स पंजाब से हैं, और वहाँ पर इस तरह नहीं होता कि इलेक्टेबल्स के बगैर आप सीटें निकाल लें। इलेक्टेबल्स बहुत मैटर करते हैं पंजाब के। नहीं, ये तो बात आप हसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस दिन खान साहब ने अपनी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि मैं तो जिसको टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, तो मैंने वीलॉग में बाकायदा तौर पे कहा था, खान साहब आपका टिकट लेगा कौन? पहले तो सवाल है कि टिकट लेगा कौन। इतना खौफ पैदा हो गया है कि आपके बंदे आपको उस खौफ की वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि कहीं हमारा कोर्ट मार्शल ना हो जाए, हमें कहीं जेलों में ना जाना पड़ जाए। अच्छा असद भाई, अदालती कार्रवाई पे दोबारा वापस आते हैं। ये चीफ साहब अंदर किसी ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे थे कि कुछ रवायात हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे मैटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो वो क्या कह रहे थे कि आप इन चीज़ों पे सोचें और दर्जा हरारत ऊपर जाता है तो मईशत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, हम सबको रीथिंक करना चाहिए। वो ज़रा बात बताएं अंदर की। देखें, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने जो इस केस के दौरान उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन का भी वो जिक्र ले आए और उन्होंने कहा कि देखिए हुकूमत ने वो कमीशन बना दिया, हम उस कमीशन को स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन हमने अदलिया के आज़ादी के जो सेलिएंट फीचर है आइन का उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। और माजी में ये रवायत रही है, उन्होंने कानून नहीं कहा, उन्होंने कहा रवायत रही है कि मेमो गेट कमीशन से लेके सलीम शहजाद शहीद कमीशन तक तमाम कमीशंस चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाती थी। चीफ जस्टिस ऑर्डर देते थे, उसमें वो किसी जज को नॉमिनेट करते थे और फिर हुकूमत नोटिफिकेशन करती थी। ये रवायत रही है, ये रवायत रही है, कानून नहीं है। तो अच्छा, आप साफ़ी हैं माशाल्लाह, सीनियर साफ़ी हैं। जज तो हलफ उठाते हैं आइन को प्रोटेक्ट करने का, कानून की ताबेदारी का। तो ये जो रवायात हैं ये भी कानून की जगह पे होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे होती हैं कि इनको भी फॉलो करना है? नहीं, एक जगह पे कानून है, दूसरी जगह पे रवायत है। एक जगह आइन है, दूसरी जगह पे रवायत है, किसको फॉलो करेंगे? देखें, आइन की आपने पाबंदी करनी है, जो आइन में लिखा गया है। रवायत कंपलसरी नहीं है, वो पाबंदी नहीं है आप पर। वो ठीक है, आप चाहें तो एक नॉर्म्स होती हैं आप फॉलो कर लें, अगर नहीं होती तो आपने आइन को फॉलो करना है। तो वो उन्होंने कहा कि वो आप बेहतर है कि वो आप उस पर भी रीथिंक कर लें, उस पर भी रीथिंक करें और जो एक मशावरत के लिए भेजें लेटर। हाँ, मुझे भेजें लेटर। तो मैं खुद तो नहीं बैठूंगा, उन्होंने हुकूमत को बताया कि अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं खुद इस कमीशन बैठूं। उनका इशारा यही था कि मेरी तो सास की ऑडियो है उसके अंदर, तो मैं कोई जज नॉमिनेट कर दूंगा आपको, तो बेहतर होगा इस पर भी रीथिंक करें। और तो आप इस पर क्या सोचते हैं? एक तो चीफ साहब वो कमीशन खुद तश्कील देना चाहते हैं, उसका सरबराह, लेकिन मुझे तो उसमें लगता है कि शायद जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि उस कमीशन का सरबराह जस्टिस काजी फायसा नहीं होना चाहिए। शायद कुछ ऐसा हो कि मैं जिसको मर्जी नामजद कर दूं, मैं नहीं होगा कोई और होगा। तो फिर क्या आपको लगता है कि जस्टिस काजी फायसा ही होंगे कमीशन के सरबराह? या मेरे ख्याल से तो ये लड़ाई यही है, या ये तनाज़ा, ये डिस्प्यूट ये है कि जस्टिस काजी फायसा ना हो कमीशन के सरबराह। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ये हुकूमत ने रीथिंक किया और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब को खत लिखा जज नॉमिनेट करने के लिए, तो ये तो 110% हम श्योर है वो जस्टिस काजी फायसा नहीं होगा। अगर
चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने जज नॉमिनेट किया। वो कोई भी हो सकता है, लाइक वो कर सकते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, कोई ऐसा अपना कॉन्फिडेंट वो नामजद कर देंगे। नहीं, अगर कमीशन बन जाए मंसूर अली शाह साहब की हेडिंग में या अफरीदी साहब हो, अथर मिनल्ला साहब हो, तो फिर क्या हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा? देखें, मेरा ये रीडिंग है कि हुकूमत का मकसद इस कमीशन से सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करना है, वो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उनकी बायस साबित करना है। उनका मकसद ये नहीं है कि ये ऑडियो साबित हो, इनसे क्या निकलेगा या नहीं, वो उनका मकसद ही नहीं है, और वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने जिस तरह बेंच बनाया, उस बेंच में खुद बैठे, कमीशन की नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया, ये वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। वो आप देखें कि उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने फ़ौरन निकल के कहा कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब को सज़ा मिलनी चाहिए कि ये अपनी सास को बचाने के लिए इस तरह के जराइम कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो हुकूमत ने अपना बयानिया हासिल कर लिया। अल्लाह खैर चला, कमीशन बने ना बने। ये बताएं कि जो आज चीफ साहब ने कहा कि आप लेटर लिखते तो मैं हेड को, कमीशन के सरबराह को नॉमिनेट करता, क्या हुकूमत अब कमीशन के लिए ख़त लिखेगी? आपके पास ऐसी कोई ख़बर है, या फिर आप किसी तहकीकाती इदारे से फिर इसकी तहकीकात करवाई जाएंगी, जैसे कि आप चंद दिन पहले भी प्रेडिक्ट करते? लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं, असद भाई भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी बात जो है हरफ़े आखिर नहीं होती। नहीं, लेकिन अभी तक जो है वो JIT बनाने के हवाले से ही फैसला इंटैक्ट है। इस हवाले से भी कोई ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है ना, बुनियादी वजह ये है कि एक से ज़ायद मरतबा चीफ जस्टिस से धोखा खाने के बाद क्या हुकूमत को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो चीफ जस्टिस पर जो है वो एतमाद करें? ये तो गुज़िश्ता 3-4 समातों से हर मरतबा चीफ जस्टिस जो है वो जो अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि पुल का किरदार अदा करें, आप जो है वो ब्रिज बिल्डिंग करें और आप एक्सप्लोर करें कोई सिल्वर लाइन, ताकि जो है वो एतमाद जो है वो दोबारा बहाल हो और एक वर्किंग रिलेशन बने। भाई सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब, आप पर एतमाद किया ना उन्होंने, आपको 2 जजेस दिए थे ना, फिर आपने क्या किया? वो तो जनरल बाजवा ने दिए थे। नहीं, जनरल बाजवा ने दिए थे, लेकिन वज़ीर हुकूमत ही दिए थे ना। जनरल बाजवा ने खुद आकर तो जो वोट नहीं दिया था ना उन 2 जजेस के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि यार बड़ी सिंपल सी बात है, अटॉर्नी जनरल को वो ट्रैप करते हैं। देखिए चीफ जजेस जो होते हैं ना, इनकी मैंने अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग की है, ये लेयर्स के अंदर लेयर और एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के अंदर जाकर ना माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं और वो ट्रैप करते होते हैं। यानी सजील सबाती ट्रैप हुआ, मेरे सामने ट्रैप हुआ, जो ओरिजिनल केस था यही पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। इसी तरह अटॉर्नी जनरल को आप ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अटॉर्नी जनरल अब देखते हैं कि वो ट्रैप होते हैं या नहीं। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक जब पहला केस चल रहा था तो उसमें 1 से ज़ायद मरतबा चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बुलाया था अपने पास, और अटॉर्नी जनरल उनसे मुलाकातें की थी। मुमकिन है अभी भी मुलाकातें कर रहे हों, मुमकिन है, आई डोंट नो। क्योंकि तो मुलाकातें होती रहती हैं। तो मुलाकातों में क्यों करते हैं? वो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं कि एतमाद बने, ज़रा मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मेरे ट्रैप के अंदर आए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो करना उन्होंने वही है। भाई उनका पास टाइम कितना रह गया है? ही इज़ रिटायरिंग इन सितंबर। तो सितंबर में जाने से पहले वो असर का टाइम रोज़ा तोड़ने वाला बंदा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जहाँ पर उनकी पोजीशन है, चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हटना होता ना तो बहुत पहले का वक्त हट जाते। चीफ जस्टिस ने करना वही है जो आज तक करते आ रहे हैं। हाँ, ट्रैप ज़रूर करेंगे, उनको ट्रैप करके उनको फिर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अब वो यूज़ होना चाहें तो उनकी अपनी मर्ज़ी है गवर्नमेंट की, वो यूज़ ना होना चाहें, टेंशन यूज़ ना होना चाहें तो फिर उनकी अपनी बात है। अब ये दानिशमंदी का सबूत देते हैं या नहीं देते, या ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो शुगर कोटेड जो है ना कड़वी गोलियाँ वो देते हैं, वो समझते हैं कि यार ये बड़ी मीठी गोली है, एक्चुअल में तो बीच में से वो जहर है। असल में हुकूमत के लिए वो जहर है। अच्छा भाई, ये बताएं कि अब नए कानून के बाद जो लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है कि 3 रुकनी बेंच है, इसमें 2 जजेस डालेंगे या 3 जजेस डालेंगे, तो मुमकिन तौर पे कौन से जजेस हो सकते हैं? आप अब इतना अरसे से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके ज़हन में नाम तो होंगे ना? देखें, अगर तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब लार्जर बेंच बनाएंगे, यही बनाएंगे ना, यही बनाएंगे। हाँ वही ना, तो वो हमें मालूम है ये अपने धड़े के जजेस ही नामजद करेंगे। 3 जजेस तो ये लेके खुद बैठे हुए हैं, अपने समेत 3 जजेस के साथ बैठे हुए हैं, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ। तो लार्जर बेंच बनाएंगे तो ये उसमें जस्टिस आयशा मलिक ले आएंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लेके आ सकते हैं, जस्टिस कभी नहीं लेकर आएंगे मोहम्मद अली मजहर साहब को। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, आप किसी बेंच में आपको मोहम्मद अली मजहर साहब मुझे कम से कम जो है ना वो शामिल होते दिखाई नहीं दे रहे। ये मैं आपको बता दूं, हसन रिजवी साहब जो है ना वो 50-50 है, लेकिन रिलेटिव्स हैं आपस में, उनका आपस में रिश्तेदारी समझी हैं, लेकिन मैं बताऊं उन पर भी वो एतमाद नहीं है। लेकिन
ये मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी सूरत मोहम्मद अली मजीद साहब को वो बेंच में शामिल नहीं करेंगे, जो मेरा कम से कम अंडरस्टैंडिंग है। मतलब 5 रुकनी बेंच ही बने तो नकवी साहब अगर आ जाएं और बाकी में कोई और आयशा मलिक को ले आयशा मलिक जस्टिस साहब आयशा मलिक को ले आएंगे। आ जाए तो मेरे ख्याल में बेंच पूरा हो हाँ, जाएगा, बेंच लार्जर बेंच बन जाएगा। अपने अभी उनके पास इतने दाने हैं कि वो 5 का लार्जर बेंच बना लें। चलें देखते हैं कौन सा बेंच बनता है। तो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम तो यहाँ पे इख्तिताम हो गया, असद उमर भाई के साथ भी और हसन अयूब के साथ भी। लेकिन अब आप असद भाई का यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम भी देखेगा, हम तीनों वहाँ पे कुछ नया लेके वहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।